वेलकम स्टूडेंट्स, एक ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपको लाइक करने पे कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर आप लाइक करने से अब किसी और स्टूडेंट के पास वीडियो पहुंचता है तो उसमें आपका भी भला हो। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और जो भी सोशल साइट्स यूज करते हो जहाँ पर आपको लगता है इस स्टूडेंट को जरूरत है वहाँ पर शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मिथिक्स के बारे में या कोड्स ऑफ इथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च, या अगर इथिक्स वर्ड्स भी आ जाए तो आप समझ लेंगे वही चीज़ है जो आप आज मैं आपको बता रहा हूँ। कोड ऑफ इथिक्स या इथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च, सभी चीज़ें एक ही है, सभी एक साइनोनिमस है, पर्यायवाची है सभी की। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इथिक्स, नाम से ही पता लगा, इथिक्स मीन्स मोरल प्रिंसिपल, नैतिक प्रिंसिपल। जो रिसर्चर होता है उसको फॉलो करना होता है कि जो भी सब्जेक्टिव डाटा कलेक्शन कर रहा है उसमें जो जिससे डाटा कलेक्शन कर रहा है उसको क्या बेनिफिट है, उसको क्वाइट करने के लिए, मतलब उसकी प्रिवेंशन के लिए ये ANA है, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने 4 प्रिंसिपल दिए थे। ह्यूमन मतलब रिसर्चर को ह्यूमन राइट्स गाइडलाइन दी थी, तो उन्हीं को बोलते हैं इथिक्स। तो इथिक्स की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर वो जो 4 प्रिंसिपल है उनके बारे में बात करेंगे, और जो रिसर्चर होता है उसको एक रिसर्च करने से पहले किन किन इंस्टीट्यूट या किन किन सेंटर से होकर फॉलो करना पड़ता है, कि उनके प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, वो कौन कौन से हैं, उन सभी के बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इथिक्स, पहले वर्ड है इथिक्स। आपको यही पता नहीं इथिक्स क्या होता है तो वो प्रिंसिपल क्या समझोगे आप। तो इथिक्स के बारे में या डेफिनेशन देख लेते हैं। इथिक्स आर ए मोरल, इथिक्स क्या होते हैं, एक मोरल प्रिंसिपल होते हैं। इथिक्स आर डिफाइंड, इथिक्स आर डिफाइंड एज, इथिक्स आर डिफाइंड एज एक्ट ऑफ मोरल प्रिंसिपल। क्या होते हैं? एक्ट ऑफ मोरल प्रिंसिपल। एक्ट ऑफ मोरल प्रिंसिपल, मोरल प्रिंसिपल यानी नैतिक संस्कार। इथिक्स क्या होता है? एक्ट ऑफ द मोरल प्रिंसिपल विच हैज रिसर्चर हैव फॉलो, रिसर्चर को फॉलो करना होता है। वाहिल, कब कब फॉलो करना होता है? वाहिल कंडक्टिंग नर्सिंग रिसर्च, वाहिल कंडक्टिंग नर्सिंग रिसर्च। वाइल कंडक्टिंग नर्सिंग रिसर्च टू एंश्योर, क्यों करना होता है? टू एंश्योर राइट्स, जो राइट्स है किसके? टू एंश्योर द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ऑफ इंडिविजुअल, जो राइट्स है इंडिविजुअल की, या इंडिविजुअल कौन और ग्रुप, या इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप हो सकता है। कौन सा इंडिविजुअल या कौन सा ग्रुप जिसके अंडर स्टडी कर रहे हैं, अंडर स्टडी। तो इथिक्स की डेफिनेशन तो इतनी हार्ड है नहीं, एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ। इथिक्स आर द डिफाइंड एज ए एक्ट ऑफ द मोरल प्रिंसिपल, इथिक्स आर डिफाइंड एज एक्ट ए मोरल प्रिंसिपल दैट विच आर द रिसर्चर हैव टू फॉलो व्हाइल कंडक्टिंग टू द नर्सिंग रिसर्च। क्यों फॉलो करना होता है? टू एंश्योर टू द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप अंडर द स्टडी। इथिक्स क्या होते हैं? मोरल प्रिंसिपल होते हैं जिनको रिसर्चर को फॉलो करना होता है जब वो नर्सिंग रिसर्च कर रहा हो। क्यों करना होता है? क्योंकि राइट्स है इंडिविजुअल जिसके अंडर स्टडी कर रहा है, उसके राइट्स को सेव करने के लिए रिसर्चर को वो फॉलो करना होता है। मान लो जिसके ऊपर स्टडी कर रहा है उसको ही नुकसान हो रहा है कि वो रिसर्च कैसे होगी, वो रिसर्च वो इथिक्स थोड़ी होंगे। तो उनको मतलब इंडिविजुअल को नुकसान ना हो उसके लिए ये इथिक्स या कोड ऑफ इथिक्स दिए गए थे। तो 4 प्रिंसिपल है, यहाँ पर आ गया मोरल प्रिंसिपल। अब मोरल प्रिंसिपल तो आ गया, लेकिन वो मोरल प्रिंसिपल है कौन कौन से जिनको रिसर्चर को फॉलो पड़ता रहा? दैट हैव 4 प्रिंसिपल, 4 प्रिंसिपल होते हैं दैट हैव रिसर्चर फॉलो,
जिनको रिसर्चर को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। अब वो 4 प्रिंसिपल कौन से होते हैं? ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, जस्टिस और नॉन मालफिसेंस। अब ऑटोनॉमी, इनके बारे में देख लेते हैं। ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, जस्टिस या नॉन मालफिसेंस क्या है? ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्रता का अधिकार। जो रिसर्चर जिन मतलब सब्जेक्ट है उनके जिसके अंडर स्टडी कर रहा है इंडिविजुअल पे, उसको ऑटोनॉमी होना चाहिए। वो कभी भी राइट्स है उसको कोई भी क्वेश्चन पुट अप करने का रिसर्च के रिलेटेड, और को कभी भी वो रिसर्च को छोड़ सकता है, क्वाइट कर सकता है, उसको वो आ रहे हैं ऑटोनॉमी में। बेनिफिसेंस नॉर्मल चीज़ है, बेनिफिट क्या है मेरा वो उसको पता होना चाहिए, उसका बेनिफिट होना चाहिए। भाई वो टाइम वेस्ट कर रहा है आपके रिसर्च करने, डाटा कलेक्शन कराने में, तो उसका तो फायदा होना चाहिए। उसका क्या फायदा है? तो बेनिफिसेंस होनी चाहिए। प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, क्या क्या रिसर्चर को फॉलो करना पड़ता है? जस्टिस, जस्टिस जस्टिस यानी फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, दोनों को इक्वली शेयर होना चाहिए, रिस्क और बेनिफिट दोनों में ही इक्वली शेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं एक के ज़्यादा फायदा करवा रहे हैं, एक के कम करवा रहे हैं। और नॉन प्रेजुडिशियल होनी चाहिए, भेदभाव रहित होनी चाहिए, तो वो आ गई जस्टिस में। नॉन मालफिसेंस, जो भी रिसर्चर है वो रिसर्च कर रहे हैं इंडिविजुअल के इसके भी ऊपर, वो नॉन मालफिसेंस होना चाहिए, उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, फिजिकल भी नहीं, साइकोलॉजिकल भी होना नहीं, रिलीजियस भी नहीं और सोशली भी नहीं, कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये 4 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जिनको रिसर्चर को फॉलो करना पड़ता है। और रिसर्च कर लिया चलो, तो रिसर्च को अप्रूव कराने के लिए, रिसर्च को अप्रूव कराने के लिए या परमिशन लेने के लिए रिसर्चर को फॉलो करना पड़ता है 3 सेंटर है उनको। तो 3 सेंटर कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। रिसर्चर, जो रिसर्चर है उसने कंप्लीट कर लिया रिसर्च अप्रूवल या परमिशन, रिसर्चर को रिसर्च अप्रूवल या परमिशन लेनी होती है ऑन फॉलोइंग सेंटर। कौन कौन से फॉलोइंग सेंटर है जिनसे परमिशन लेनी होती है? फर्स्ट है IEC, दूसरा है DCGI और तीसरा है CTRI। अब इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। IEC इंस्टीट्यूट इथिकल कमेटी, इंस्टीट्यूट इथिकल कमेटी। DCGI मतलब ये 3 सेंटर है जिनसे रिसर्चर को अप्रूवल लेना होता है, परमिशन लेना होता है। कौन कौन से? IEC इंस्टीट्यूट ऑफ इथिकल कमेटी, DCGI ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, CTRI मीन्स क्लिनिकल ट्रायल एंड रजिस्टर ऑफ इंडिया, क्लिनिकल ट्रायल एंड रजिस्टर्ड ऑफ इंडिया। तो पहले अब मैं आपको एक बार रिवीजन करवा लेता हूँ कि अब तक क्या क्या पढ़ लिया। इथिक्स पढ़ लिया। इथिक्स क्या होते हैं? मोरल प्रिंसिपल होते हैं जिनको रिसर्चर को फॉलो करवाना होता है ड्यूरिंग टू द नर्सिंग रिसर्च। किसके लिए? टू एंश्योर टू द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल या ग्रुप्स अंडर टू द स्टडी। तो मोरल प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं? वो 4 होते हैं, ऑटोनॉमी, जस्टिस, नॉन मालफिसेंस और बेनिफिसेंस। तो वो 3 बता दिया मैंने आपको, अच्छे समझा भी दिया। अब जो रिसर्चर को अप्रूवल लेना होता है रिसर्च के लिए, फॉलोइंग सेंटर 3 सेंटर होते हैं उनके लिए, उनसे रिसर्चर को अप्रूवल लेना होता है। कौन कौन से? IEC, DCGI और CTRI। IEC इंस्टीट्यूट इथिकल कमेटी, DCGI ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया और CTRI क्लिनिकल ट्रायल एंड रजिस्टर ऑफ इंडिया। तो इनके पर अप्रूवल लेना होता है। आप एक नोट डाल के लिखो, आगे बात करते हैं। ये जो रिसर्च, ये 4 प्रिंसिपल है, कौन कौन से? जस्टिस, नॉन मालफिसेंस,
बेनिफिसेंस, जस्टिस, नॉन मालफिसेंस, बेनिफिसेंस एंड ऑटोनॉमी। जो फोर प्रिंसिपल है वो किसने दिए थे? ये दिए थे एएनए ने। क्यों दिए थे वो देख लेते। फोर प्रिंसिपल कब दिए थे? एएनए ने दिए थे। एएनए की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन। एसोसिएशन अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन ने ये फोर प्रिंसिपल दिए थे। किसके? ह्यूमन राइट्स गाइडलाइन दी थी जिनमें डिस्क्राइब किए थे इन फोर प्रिंसिपल को। टू गिव ह्यूमन राइट्स गाइडलाइन टू डिस्क्राइब फोर प्रिंसिपल। अब कब दिए थे? 1968। ये भी याद रखना होगा। कब दिए थे? 1968 में फोर प्रिंसिपल दिए थे, ह्यूमन राइट्स गाइडलाइन दी थी जिसमें डिस्क्राइब किए थे इन फोर प्रिंसिपल के बारे में। अब फिर क्या हुआ? जो गाइडलाइन थी उसको रिवाइज किया गया। कितने साल में? एवरी 10 ईयर में रिवाइज गाइडलाइन ऑन एवरी 10 ईयर्स। एवरी 10 ईयर्स इन 1975 में रिवाइज किया गया, फिर 1985 में रिवाइज किया गया 10 ईयर्स में। ये से जो जो फोर प्रिंसिपल दिए थे उनको। और फिर तीसरी बार जब रिवाइज किया तो जो ये फोर प्रिंसिपल थे 1995 में क्या किया गया? इनमें मेजर कोड थे, 3 मेजर कोड्स जो इंक्लूड कर लिए गए इस ड्राइंग लाइन में। कौन कौन से कोड थे वे? ये दो 10 ईयर्स में रिवाइज किया गया, लेकिन जब 1995 आया तो 3 मेजर कोड हैव इंक्लूड ऑन these गाइडलाइन। इस गाइडलाइन में 3 मेजर कोड इंक्लूड कर लिए गए। कौन कौन से? कोड ऑफ इथिक्स ऑफ बेनिफिसेंस, कोड ऑफ इथिक्स ऑफ द जस्टिस और कोड ऑफ इथिक्स ऑफ द ह्यूमन डिग्निटी। तो ये 3 ही कोड, एक कहाँ गया? ऑटोनॉमी कहाँ गया? वो सभी इसी में आ जाएंगे। अभी आप इनको तीनों को अच्छे से पढ़ोगे तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो उन कोडों को लिख देते हैं, फिर उनको एक एक कंटिन्यू स्टडी करेंगे। तो 3 मेजर कोड इंक्लूड किए, उनको क्या क्या नाम दिया? कोड ऑफ ethics of beneficence, code of ethics of non-malfeasance, code of ethics of human dignity। अब एक एक को कोड ऑफ इथिक्स बेनिफिसेंस के बारे में बात करें, कोड ऑफ इथिक्स ऑफ द ह्यूमन डिग्निटी और कोड ऑफ इथिक्स ऑफ द नॉन मालफिसेंस। सॉरी, कोड ऑफ इथिक्स ऑफ द नॉन मालफिसेंस नहीं है, जस्टिस। तो 3 मेजर कोड है, उनके बारे में अच्छे से रीडिंग आउट करेंगे। अब फर्स्ट है कोड ऑफ इथिक्स ऑफ बेनिफिसेंस, उसके बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, क्या क्या चीजें बताई गई। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। कोड ऑफ इथिक्स में फर्स्ट पॉइंट था इसमें पॉजिटिव रिस्क बेनिफिट। पॉजिटिव रिस्क बेनिफिट रेशो। पॉजिटिव रिस्क बेनिफिट रेशो यानी जो रिस्क है उस वो न के बराबर हो। पॉजिटिव रिस्क बेनिफिट रेशो होना चाहिए। फिजिकल कोई भी हानि नहीं हो चाहिए, फिजिकली रूप से कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान दिया गया। सेकंड, पार्टिसिपेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट। जो पार्टिसिपेट है उनको प्रोटेक्टेड करना। पार्टिसिपेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्मफुल
इफेक्ट, पार्टिसिपेट प्रोटेक्टेड होना चाहिए किसी भी प्रकार के हार्मफुल इफेक्ट से। और जो भी रिसर्च हो रही है वो कौन कंडक्ट करना चाहिए, कंडक्टिंग ऑफ क्वालिफाइड रिसर्च होनी चाहिए, वो कौन कंडक्ट करना चाहिए, क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स। जो भी रिसर्च है वो क्वालिफाइड कंडक्ट कौन करना चाहिए, क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स कंडक्ट करवाने चाहिए। और सबसे मतलब इंपॉर्टेंट इन सभी का सार क्या आ जाएगा, प्रोवाइड फिजिकल साइकोलॉजिकल सोशल, प्रोवाइड फिजिकल साइकोलॉजिकल सोशल एंड रिलीजियस कंफर्ट। उसका रिलीजियस फिजिकल कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना होगा। ये किस में बताया गया, कोड ऑफ एथिक्स ऑफ द बेनिफिसेंट। ये क्या थे, एक मतलब 10 इयर्स में जो रिवाइज्ड होती थी गाइडलाइन, उसमें 3 मेजर कोड इंक्लूड किए गए 1995 में। तो उसमें फर्स्ट कोड था कोड ऑफ इथिक्स ऑफ बेनिफिसेंस, सेकंड था कोड ऑफ इथिक्स ऑफ जस्टिस, और थर्ड था कोड ऑफ इथिक्स ऑफ द ह्यूमन डिग्निटी। तो फर्स्ट हम देखेंगे कोड ऑफ इथिक्स ऑफ द बेनिफिसेंस, जिसमें क्या था, पॉजिटिव रिस्क बेनिफिट रेशो, प्रोवाइड टू द प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट, जो भी रिसर्च कंडक्ट रहा है क्वालिफाइड एक्सपर्ट करना होना चाहिए, और फिजिकल बायोलॉजिकल सोशल और रिलीजियस कंफर्ट होनी चाहिए। अब सेकंड है कोड ऑफ इथिक्स ऑफ द जस्टिस। कोड ऑफ इथिक्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस नाम से पता लग रहा है क्या होना चाहिए, फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, और जो भी बेनिफिट और रिस्क है वो इक्वली शेयर होनी चाहिए, इक्वली शेयर रिस्क एंड बेनिफिट, इक्वली शेयर होनी चाहिए रिस्क और बेनिफिट, और जो भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव रहित होनी चाहिए, यानी नॉन प्रिजुडिस। जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो क्या कैसी होनी चाहिए, नॉन प्रिजुडिशियली, भेदभाव रहित होनी चाहिए। लिख लो आप साइड में, क्या होनी चाहिए, भेदभाव रहित, भेदभाव रहित रिसर्च होनी चाहिए, और कॉन्फिडेंसली होनी चाहिए। जो भी रिसर्च कर रहे हैं कॉन्फिडेंसली, कॉन्फिडेंसली ये एक नया वर्ड आया, ये क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। कॉन्फिडेंसली होता है नो वन इंक्लूडिंग टू द रिसर्च, कोई भी, और रिसर्चर भी उसमें इंक्लूड है। डेफिनेशन लिख देता हूं, नो वन इंक्लूडिंग no one including to the researcher cannot link subject and subject data। जो भी सब्जेक्ट है उसको और उसके डाटा को कोई भी रिसर्चर भी, नॉट ओनली बताया ना, नो वन इंक्लूडिंग रिसर्चर, रिसर्चर भी लिंक नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल। तो ये कोड ऑफ एथिक्स ऑफ द जस्टिस समझ में आ गया आपको। इसमें क्या, फेयर सिलेक्शन, इक्वली शेयर टू द रिस्क और बेनिफिट, नॉन माल मतलब ये क्या होना चाहिए, नॉन प्रेजुडिशियली, भेदभाव रहित होनी चाहिए, और कॉन्फिडेंशियली होनी चाहिए। अब कोड ऑफ एथिक्स ऑफ द ह्यूमन डिग्निटी, अब लास्ट है, सेकंड था, अब थर्ड कोड ऑफ एथिक्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। ये क्या थे, ये 1995 में 3 मेजर कोड थे जिनको इंक्लूड किया गया था। कोड ऑफ एथिक्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया था, फील्ड राइट टू क्वेश्चन, उसको राइट होना चाहिए सब्जेक्ट को क्वेश्चन करने का, कभी भी रिसर्च के दौरान कभी भी क्वेश्चन कर सकता है, और उसको राइट होना चाहिए इसका क्या करने का, राइट टू क्वाइट एनी स्टेज,
एनी स्टेज पर क्वाइट करने का राइट होना चाहिए और उसको परमिशन लेना बहुत जरूरी है। इनफॉर कॉन्सेंट, क्या क्या रिसर्च करवा रहे हैं, क्या क्या होएगा इसमें, उसके लिए उसकी परमिशन लेना बहुत जरूरी है। तो ये सभी किसमें इंक्लूड है, 3 मॉडल कोड थे उनमें इंक्लूड किया। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि वो 4 कोड थे, कौन कौन से, नॉन मालफिसेंट शुरू में बताया था, ऑटोनॉमी, जस्टिस, तो वो कोड कहाँ गए, तो वो कोड भी यहीं पर है। ऑटोनॉमी क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू द एक्यूशन, कभी भी स्टेज में छोड़ सकता, ऑटोनॉमी हो गया। जस्टिस, जस्टिस में इक्वली शेयर टू द रिस्क बेनिफिट, वो सभी चीज बता दी, नॉन जुडिशियल होनी चाहिए। नॉन मालफिसेंट, फिजिकली, बायोलॉजिकली, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल कंफर्ट्स होने चाहिए, उसको कोई प्रोटेक्टेड होना चाहिए फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट, तो वो क्या गया, नॉन मालफिसेंस हो गया। और बचा क्या फिर, कुछ भी नहीं बचा। तो वो तीनों ही का ही रूप है ये। कौन कौन से कोड ऑफ इथिक्स में तीनों का ही रूप है, कौन कौन से, कोड ऑफ इथिक्स ऑफ द जस्टिस, कोड ऑफ इथिक्स ऑफ द बेनिफिसेंस और कोड ऑफ इथिक्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। तो अगर वीडियो ये अपना इथिक्स का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, तो आगे हम थोड़ा सा और बचा है, वो अगली क्लास में स्टडी करेंगे, फिर ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, फिर पढ़ोगे नहीं आप। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब।